हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। क्या आवाज आप लोग को पहुंच रहा है? एक बार बताना, क्या साउंड क्लियर है? चलिए, ऑल क्लियर। देखो बाबू, जहां तक हम लोग सवाल पिछले क्लास में किए हुए थे उसके आगे से आज हम लोग लेकर बढ़ते हैं। और हम लोग यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो थ्योरी का नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी का अगर डिस्कशन करने लगेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में तो प्रत्येक यूनिट में मतलब कि सारे टॉपिक से सवाल पूछा गया है। ठीक है, जब सारे टॉपिक से सवाल पूछा गया और प्रत्येक टॉपिक को डिस्कशन करने लगे तो इसका मतलब होगा कि फिर से आप कंप्लीट पूरा सिलेबस का डिस्कशन करना पड़ेगा और उतना टाइम देने की मतलब है नहीं। हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे और जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जो आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया होगा, जैसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है जो आउट ऑफ द सिलेबस पूछ देता है, उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो, पिछले क्लास में हम लोग इस वाले टॉपिक के पहले तक कर चुके थे, यानी कि एरर एंड एक्यूरेसी से पहले तक। अब इसके बाद देखोगे, अब इसको देखोगे तो यहाँ पर एक टर्म आया है, क्वेश्चन आया है, डिफाइन द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है जो आपको सिलेबस में पढ़ाया गया है, एक्यूरेसी और प्रेसिजन से। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ यहाँ पर मतलब कि डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को अभी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। ठीक है, केवल बस आपको ये सवाल दिखाया जाएगा कि ये सवाल पूछा गया है तो बनेगा कि नहीं बनेगा। एकदम साधारण सिंपल सवाल है। जहां पर सवाल में आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगा वहां पे हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्या मुरारी को पूछने बोल रहे हो बताओ? मुरारी को पूछने क्या बोल रहे हो बताओ? देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन। जैसे यहाँ पर एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन का डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंसेस करने की बात आता है, तो जिस प्रकार से आप लोग को होमवर्क दिया था एक बार, एक बार आपको याद होगा कि एक्यूरेसी एंड जो प्रेसिजन है इसमें डिफरेंस करने के लिए, और वहां पर आपको कंप्लीट भी करवाया गया था। तो उस चीज को क्या करना है कि यहाँ पर सेम टू सेम उसी प्रकार से लिख देना है। और ये भी देखो, जितना भी अगर देखा जाएगा, जितना भी देखा जाए कि थ्योरी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें से मोस्टली आप देखोगे तो सारे लगभग एकदम टू द पॉइंट सिलेबस से पूछा गया है। तो थ्योरी वाले में तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, थ्योरी वाले में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है बाबू, यूट्यूब पे क्लास चल रहा है नहीं? कैसे चल रहा है? यूट्यूब पे क्लास चल रहा है? चलो यहाँ जाओ। देखो, एक है व्हाट इज एन एरर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एरर एंड इट्स टाइप ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एरर। जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपको एरर को एक्सप्लेन करना है, एरर को एक्सप्लेन करना है, इसके बाद टाइप्स ऑफ एरर को एक्सप्लेन करना है, और साथ में आपको क्या करना है कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ द एरर, यानी कि जितने भी आप एरर पढ़ोगे उसका एस्टिमेशन, उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो आपको इसमें याद होगा कि जितना भी हम लोग ये सवाल ये कर रहा है कि आप यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एरर को एक्सप्लेन करोगे उसमें आप साथ साथ फॉर्मूला भी लिखते चलो कि किस बेसिस पे उसका आप एस्टिमेशन करोगे। बस इतना काम कर दोगे, ये आपको 4 नंबर का सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबू आज हम लोग को यूनिट नंबर सेकंड भी फिनिश करना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ देखो, और आप लोग ये चीज बताते चलना। ठीक है, आप लोग ये चीज बताते चलना कि जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है अगर लगे कि नहीं बनेगा, उसमें कुछ और जरूरत है आपको लिखने का या समझने का, तो वहां पे आप रुकना। ठीक है, वहां पे आप बोलना। देखो आगे है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है?
राइट द रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन मेजरमेंट। आपको सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का रूल दिया गया, 5-6 रूल दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये भी आपको पता होगा। तो ये सारे चीज आपको एकदम सिलेबस वाइज सिलेबस है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे तरीका से आप रिवाइज कर लो, उसके अच्छे तरीका से आप समझ लो। और अगर एक चीज और, जैसे कभी कभार होता क्या कि तुम लोग को कॉपी से रिवाइज करना ज्यादा मतलब कि परेशानी होता होगा, ठीक है, सारे टॉपिक को। तो जो चीज कॉपी से तुम लोग रिवाइज नहीं कर सकते जो टॉपिक, उसको क्या करो कि लेक्चर्स में जा करके और लेक्चर्स को 2x 1.5x पे जा करके लेक्चर्स को फिर से एक बार रिमाइंड कर लो। लेकिन मेरे कहना का मतलब ये होता है कि अगर आपको कम टाइम में रिवीजन करना है ना, तो आप कॉपी से करो, अपने कॉपी से, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आपको पता है खुद से कि कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है, कौन से टॉपिक को कम टाइम देना है, ठीक है। क्या 2.5x भी रहता है क्या? अगर 2.5x है तो 2.5x भी दे सकते हो। अरे बाबू ऑब्जेक्टिव देखो करवा देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए क्यों घबरा रहे हो? देखो रियलिटी बता रहे हो तुमको ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के बारे में रियलिटी ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव बाबू हम बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश उस प्रकार से कर रहे हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन मेरे पास जो भी अभी कंटेंट है, सिंपल सी बात है, जैसे वेनस का हो गया और बहुत सारे पब्लिकेशन का है, वो इतना आलतू फालतू क्वेश्चन मतलब कि अपने से भरे हुए ना, कि उस टाइप से क्वेश्चन अगर देखोगे तो अगर 100 को 200 क्वेश्चन पूरा मिला के देखोगे तब उसमें से चांसेस बनता है कि मुश्किल से 5 को क्वेश्चन आएगा। तो वैसे क्वेश्चन लगाने से क्या जरूरत है, आप 1-2 दिन रुक जाओ ना। अभी यूनिट नंबर 2 को हम पूरा सब्जेक्टिव कर देते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को लगातार ऑब्जेक्टिव दोनों करवा देंगे। थोड़ा सा तो इंतजार कर लो। देखो अभी सब में सिग्निफिकेंट का रूल जो लिखना होगा ये आपको अच्छे तरीका से लिख के आना होगा। और इसमें आपको मेनली क्या करना होगा कि रूल्स लिखने के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल कम से कम आपको देना पड़ेगा। और आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेगा इसमें कि सिग्निफिकेंट फिगर बताना होगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली बता भी सकते हो और वहां पे आपका रूल का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो देखो बाबू, यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 से। यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे प्लस माइनस है बाबू, यहाँ पे प्लस माइनस है। और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 37.6 प्लस माइनस 0.02 ग्राम, एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन दिस मेजरमेंट। इसमें आपसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है, जरा आप लोग कैलकुलेट करो तो। बहुत ही नॉमिनल सवाल है, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, इसको जरा कैलकुलेट करो तो आप लोग जल्दी से। देखो अब रिवीजन के नाम पे अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको जाकर के सारे चीज रिकॉल भी होते रहेगा, कोई कोई चीजें न्यूमेरिकल वाला पार्ट। देखो इसको शॉर्ट में बाबू हम इसको शॉर्ट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो अरे कौन भाई के प्रॉब्लम सॉल्व करना है भाई ये बताओ। मुरारी का क्या प्रॉब्लम है, मुरारी बताए तो। चलो इधर देखो, परसेंटेज निकालोगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंसेस देखोगे। सबसे पहले आप देखो ये जो बाबू ये दिया गया है, ये डेटा जो दिया गया है ना, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ये डेटा जो दिया गया, ये डेटा दिया गया, इस डेटा को पहले आपको समझना पड़ेगा। ये डेटा इस प्रकार से दिया गया बाबू कि ये वाला जो है ना, ये जो है ये है इसका एक्यूरेट वैल्यू। ये क्या है इसका एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, इसको ट्रू वैल्यू बोलोगे, ठीक है, इसको आप ट्रू वैल्यू बोलोगे। और ये पूरे जो है बाबू ये मेजर्ड वैल्यू है, ये पूरे जो है मेजर्ड वैल्यू है। और ये जो है बच्चा 0.02 ग्राम, इसको मानोगे आप क्या, इसको मानोगे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब कि प्लस माइनस टोलरेंस है ना, तो टोलरेंस हम लोग जहां पर भी लेके चलते हैं
उसका मतलब ये हो सकता है कि जो हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू है उससे या तो ज्यादा होगा, उससे या तो कम होगा। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो 0.02 ग्राम जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंसेस है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से बोल दोगे, इस प्रकार से बोल दोगे, देखो इसको बोल दोगे ट्रू वैल्यू माइनस अगर मेजर्ड वैल्यू भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर तो ही निकालना है, परसेंटेज एरर ही तो निकालना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर और यहाँ पे ट्रू वैल्यू कर दोगे और साथ में आपको परसेंटेज निकालना है तो आप परसेंटेज लगा दोगे। अब देखो तो जरा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 0.02 और यहाँ से ट्रू वैल्यू आ गया 37.6, परसेंटेज निकालना है, इसको आप परसेंटेज कर दोगे, यही वैल्यू मिल जाएगा आपको परसेंटेज में एरर कि कितना वैल्यू यहाँ पे एरर देगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये बन जाएगा ना, ये बन जाएगा सारे बच्चे को। अगर तुम लोग एग्जाम के टाइम पे ध्यान देखने से बजाय अगर तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे दोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखो क्या कर रहा है कि जो सवाल दिया गया है इसमें आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो ए में सारे बच्चा बताएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ए में बताना कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो रिवीजन ऐसा ही होगा, बताओ। चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे क्या हाल है। खाली 6 अभी तक आंसर दिए हो, बाकी सब क्या कर रहे हो बताओ, बाकी सब क्या कर रहे हो। बाकी सब क्या कर रहे हो बताओ। चलो देखो बाबू, यहां पर आप देख रहे हो क्या, यहां पर ध्यान से देखना, ये 0.023 सेंटीमीटर है। आपको सबसे पहला आंसू आपका ए गलत है, आपका ए गलत है। देखो यहां पर देखोगे बाबू, तो ये फर्स्ट वाला में रूल अप्लाई क्या होता है, ध्यान सुनना, फर्स्ट वाला में रूल अप्लाई क्या होता है कि जीरो जीरो बिफोर नन जीरो, ध्यान से सुनना, जीरो बिफोर नन जीरो डिजिट, ठीक है, विथ और विदाउट डेसिमल, विथ और विदाउट डेसिमल नॉट डज नॉट काउंट इन द सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि देखोगे तो यहाँ पर 0.023 है, तो डेसिमल के पहले वाला जीरो तो ये काउंट होगा ही नहीं, और साथ में डेसिमल के बाद वाला भी काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो अगर आता है और वो जीरो अगर कोई नन जीरो के पहले है, नन जीरो से पहले है, तब इसको काउंट हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं करेंगे। तो केवल और केवल 2 और 3 को किया जाएगा बाबू, तो ये मिल जाएगा 2। अगर इसके बजाय आपको ये बोल दे कि 0.0230 रहता, अगर इस प्रकार से, ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, सपोज 0.1023 रहता इस प्रकार से, तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलता है, देखो इस कंडीशन पे क्या होता कि ये जीरो और ये जीरो काउंट नहीं किया जाता क्योंकि नन जीरो के पहले है, नन जीरो के पहले है। लेकिन यहां पर देखोगे तो ये वाला जीरो, ये देखोगे तो ये नन जीरो के बाद आ रहा है और ये भी नन जीरो के पहले आ रहा है, तो ये पहले से मतलब नहीं है, ये नन जीरो के बाद आ रहा है, तो ये चारों के चारों काउंट हो जाएगा और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट चारों को मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर और देखोगे एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर देखोगे
कि 0.0 सपोर्ट 23 और 0 आ जाता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, तो इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 3, देखो इसमें आ जाएगा 3, क्यों, तो इसका रूल होता है कि 0 बिफोर नन जीरो डिजिट विथ और विदाउट डेसिमल नहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन देखोगे तो यहां पर ये 3 के बाद 0 है, ये नन जीरो के बाद आ रहा है, नन जीरो के बाद आ रहा है, तो जैसे आप नन जीरो के बाद 0 लेते हो लेकिन कंटेनिंग डेसिमल, जैसे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर डेसिमल कंटेन है ना, तो डेसिमल कंटेन होने के बाद 0 तो आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है, नन जीरो के बाद आ रहा है। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इस 0 के पहले कोई भी नन जीरो नहीं है, नन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है, इसके पहले कोई नन जीरो डिजिट नहीं है, लेकिन इसके पहले देखोगे तो 3 जो है वो नन जीरो डिजिट है, इसीलिए इस 0 को काउंट किया जाएगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रहा है, क्या ये बातें समझ में आ रहा है? अब देखो एमडी तारीख क्या बता रहा है कि ए में 4 हो जाएगा, बाबू ए में 4 कैसे हो जाएगा, ठीक है, इसमें हो जाएगा 2, इसमें आ जाओगे कितना बताओ, बी में कितना होगा, बी में कितना हो जाएगा, बी में बाबू 2 हो जाएगा। ये जो हम लोग यहाँ पर पावर के टर्म में लिखते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया करते हैं, तो ये 3.4 यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ 5.40 किलोमीटर, 5.40 किलोमीटर कितना होगा, इसमें भी मिल जाएगा 3, क्यों मिलेगा, तो यहाँ देख रहे हो कि इस पॉइंट के बाद ये 0 आ रहा है, यानी कि सबसे पहला तो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है वो अलग सी बात है, लेकिन इस 0 के पहले एक नन जीरो लगा हुआ है, इसीलिए इसको इस 0 को काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3। और बाबू ये सब रूल आपको बकायदा पढ़ाया गया, समझाया गया, तो ये सब में मेरे ख्याल से मिस्टेक मत करना। और ये सवाल बाबू 2010 में पूछा है, बहुत पहले पूछा हुआ है, बट कोई बात नहीं है, जब आपको टॉपिक पढ़ना है तो अभी पूछ सकता है, और 3 के जगह पे 4 को दे देगा और 4 नंबर में सवाल बना देगा। ये कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल सवाल है, जो आप कलम उठाओगे आंसर लिख दोगे और आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे सवाल में तो आपको गलती करना नहीं है, ऐसे सवाल में आपको गलती करना नहीं है। यहाँ देखो यहाँ पर फिर से आपको दिया गया है सवाल, यहां से आपको फिर से दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर चलो बताओ सब में, ए में कितना होगा, बी में कितना होगा, सी में कितना होगा और डी में कितना होगा, बताओ। चलो थोड़ा सा करना पड़ेगा फास्ट टू फास्ट। देखो देखो भाई 0.0025 है, यहां भी 2 बाबू 0 आ रहा है, ये है तो डेसिमल के बाद, लेकिन इसके पहले कोई नन जीरो नहीं है, इसके पहले कोई नन जीरो नहीं है, तो इस वाले 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो। क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो, यानी कि नन जीरो के पहले जो 0 आता है उसको लीडिंग जीरो बोलते हैं। और लीडिंग जीरो या तो डेसिमल के साथ रहे या विदाउट डेसिमल रहे, इसको काउंट करना ही नहीं है। तो इसमें कितना मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा 2, इसमें मिल जाएगा 2, ठीक है। इसमें देखोगे तो अगेन इस 0 को काउंट नहीं करोगे, लेकिन इस 0 को काउंट किया जाएगा, तो यहां पर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 डिजिट। इसमें बात करोगे अब लगभग का सारे हैं, लगभग सारे का सही है, इसमें इसको दोनों को काउंट नहीं करोगे बट ये दोनों को काउंट करोगे, तो टोटल हो जाएगा कितना, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें से इसको काउंट नहीं करोगे आप, यहां मिल जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसका एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हो, जब आपको रूल्स लिखने के आएगा तब। यहां आ जाओ 2 3 4 3, चलो यहां आ जाओ। देखो हाँ ये सवाल उठा लो बाबू, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और मेरे ख्याल से ऐसा सवाल आप लोग को पूछना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग को ठिकाना लगेगा कि आप लोग सही से सिलेबस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, when a 1 meter 1 kg and 1 minute are taken as the fundamental unit, the magnitude of force is 36 unit, what will be the value of force in CGS system। यहां पर सवाल क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, यहां पर सवाल बाबू ये कर रहा है कि फंडामेंटल यूनिट के टर्म में 1 मीटर 1 केजी और 1 मिनट लिया जा रहा है बाबू, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स जब कैलकुलेट किया गया, मेजरमेंट किया गया, तो फोर्स आ रहा है 36 यूनिट,
36 यूनिट। यहां पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन यहां पर इसका कहने का मतलब है कि कौन सा यूनिट होगा ये मेंशन नहीं किया है। पहले ध्यान से सुनना। उसके बाद कह रहे कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला जो वैल्यू दिया गया वो कौन से सिस्टम में दिया गया है। तो आपको सिस्टम कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फंडामेंटल क्वांटिटी से, फंडामेंटल यूनिट से। तो फंडामेंटल यूनिट यहाँ पर मीटर, केजी और मिनट लिया गया है। तो क्या मीटर, केजी और मिनट किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग फंडामेंटल यूनिट एज ए काउंट करते हैं? जरा बताना। तो एमडी तारीख आंसर ही बता रहा है, क्या बात है यार। चलो यहां बताओ, मीटर, केजी और मिनट क्या किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है? जरा बताना। तो देखोगे तो नहीं होता है बाबू, क्योंकि समय जो होता है, टाइम जो होता है वो हमेशा सेकेंड में काउंट किया जाता है एज ए फंडामेंटल यूनिट। लेकिन मीटर और केजी तो पता है ना कि मीटर और केजी एसआई यूनिट में चलता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे केवल आपको फंसाने के लिए दिया गया है कि 1 मिनट को बाबू यहाँ पर आप 60 सेकेंड तो कर सकते हो ना। 1 मिनट को आप 60 सेकेंड तो कर सकते हो। यही कारण है कि यहाँ पर 1 मीटर, 1 केजी और 60 सेकेंड ये बन जाएगा एसआई सिस्टम। यानी कि जो आपको फोर्स यहाँ पर दिया गया बाबू, ये दिया गया एसआई सिस्टम में, यानी कि फोर्स दिया गया 36 न्यूटन। अब आपको कह रहा है कि इस 36 न्यूटन को आप ये बताइए कि सीजीएस में इसका वैल्यू कितना होगा। सीजीएस में इसका वैल्यू कितना होगा, यही वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है बाबू। सीजीएस में कैलकुलेट करना है बाबू। एमडी तारीख, तुम तो सबसे पहले ये दुक्का लगाना बंद करो, 10, 600, 300, ठीक है, क्योंकि दुक्का लगाते रहोगे तो होगा नहीं काम। चलो आंसर निकाल के दिखाइए, बाकी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, ऐसे ये इस टाइप के सवाल हम लोग क्लास में किए हुए, लेकिन वहां पर इस टाइप के कंसेप्ट को इंक्लूड नहीं किए थे, तो यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि फोर्स का बाबू डायमेंशन निकालना है। फोर्स का डायमेंशन निकालना है। अब यहाँ पे डायमेंशन निकालने के लिए थोड़ा सा 2 मिनट में सिखाते हैं आप लोग को। फोर्स इक्वल टू क्या होता है बाबू? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर मास हो जाएगा और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन हो जाएगा वेलोसिटी बटा टाइम। ध्यान से देखना, वेलोसिटी बटा टाइम। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन भी निकाल लेंगे। वेलोसिटी को अगर लिखोगे, सॉरी, अगर आप वेलोसिटी को लिखोगे तो यहाँ पर क्या कर दोगे? मास इंटू वेलोसिटी को लिखोगे डिस्टेंस बटा टाइम। तो नीचे एक टाइम था और एक टाइम आ गया, तो हो गया डिस्टेंस बटा टाइम स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे? मास को लिखोगे एम, मास को लिखोगे एम, डिस्टेंस है लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस है लेंथ, एल कर दोगे, टी बाबू नीचे आ जाएगा। तो एक बार क्या करो ना कि टी स्क्वायर कर दो इस प्रकार से पहले, और उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ करके यहां पर लिख दोगे एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ऐसे देखो, ऐसे ये सब वैल्यू आपको एकदम मुंह पे याद रहना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसीजर के बेसिस पे समझना होगा कि किस प्रकार से हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं। अब जैसे ही बाबू फोर्स का डायमेंशन निकल गया, जैसे ही फोर्स का डायमेंशन निकल गया, यहां जाओ, एफ इक्वल टू मिल गया एम 1, ठीक है, L1 T माइनस टू। अब यहां से आपको क्या करना है बाबू कि यहां से आपको इक्वेट करना है, यहां से इक्वेट करना है, और आपको पता होगा कि यहां पर हम लोग जनरलाइज जो लेके चलते हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए एल बी और टी के पावर सी। तो यहां से आपका ए का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया, और टी का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। इसके आगे आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, यहां देखो। अब आपको सबसे पहले दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में लेके चलना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, ठीक है, कि एसआई सिस्टम की बात करोगे, एसआई सिस्टम की बात करोगे, और इधर में आप सीजीएस सिस्टम की बात करोगे, यही करोगे ना। एसआई सिस्टम में हम लोग N1 मान लेंगे, तो N1 का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ कितना? 36 यूनिट। तो N1 ले लोगे 36 यूनिट, ठीक है, N1 36 यूनिट। इसके बाद अगर बात करते हो तो आपको पता है कि यहां पर मास, यानी कि M1 की बात करोगे, ठीक है, मास यहां पे हो जाएगा। चलो सब इसके लिए हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं,
मास ले लोगे 1 kg है बाबू, मास ले लोगे 1 kg। लेंथ की बात करोगे, L1 की बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर। और बाबू T1 की बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग को था 1 मिनट, क्या था 1 मिनट, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग सेकेंड में, ये हो जाएगा 60 सेकेंड। यहाँ से आ जाओगे सीजीएस में, तो सीजीएस में हम लोग को N2 निकालना है, N2 पता नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन और चीज तो पता है ना, M2 मास, मास इन सीजीएस सिस्टम कितना लेते हो, ग्राम में लेते हो, तो इसको आप क्या मानोगे, 1 ग्राम मान लोगे, 1 ग्राम मान लोगे। अगर लेंथ की बात करते हो तो लेंथ हम लोग किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, तो लेंथ को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आप बात करते हो यहाँ पर टाइम का, तो टाइम 2 की बात करते हो तो यहाँ पे मान लोगे 1 सेकेंड। अब जैसे ही बाबू इतना मिल जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ बताया गया था कि अगर आपको N2 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा N1 N2, यहाँ पर मिलेगा बाबू, यहाँ पर मिलेगा M1 बटा M2, ठीक है। इस पे पावर मिलेगा कितना, इस पे पावर आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो पहले, ऐसे लिखो M1 बटा M2 पे पावर A इंटू, यहां पर लिखोगे L1 बटा L2 पे पावर B इंटू, यहां लिखोगे T1 बटा T2 पे पावर C। इस प्रकार से कर दोगे। अब सारा वैल्यू आपको पता है बाबू, यहां देखो N2 निकालना था, N1 का वैल्यू था 36, N1 का वैल्यू 36, M1 L1 T1 देखोगे तो ये SI सिस्टम में वैल्यू कितना लियो, तो M1 का वैल्यू लियो 1 kg, L1 का वैल्यू 1 मीटर और T1 का वैल्यू लियो 60 सेकेंड, ठीक है ना, 60 सेकेंड। तो इसके वैल्यू को पुट कर दोगे, M1 का वैल्यू लिया कितना 1 kg, तो यहाँ पर बाबू kg में लिखना पहले, ठीक है, और M2 का वैल्यू लियो 1 ग्राम, तो इसको 1 ग्राम में लिख दो। पावर ए का वैल्यू जरा देखो तो, ए का वैल्यू पहले कितना निकालो 1 निकालो, इसके डायमेंशन से यहां पर पुट कर दोगे 1, यहां पर पुट कर दोगे 1 इनटू L1 बटा L2 की बात करते हो तो L1 का वैल्यू हम लोग को 1 मीटर था, 1 मीटर, और L2 सीजीएस सिस्टम में लेंथ हम लोग लिए 1 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। और बी का वैल्यू देखो तो कितना है, बी का वैल्यू है 1, तो बी का वैल्यू पुट कर दोगे 1, बी का वैल्यू पुट कर दोगे 1 इनटू T1 देखोगे तो एसआई सिस्टम में 1 मिनट था और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो हम लोग सेकंड में इसको लेंगे, ठीक है, सेकंड में इसको लेंगे, इसको लिख देंगे 60 सेकंड डिवाइड बाय T2 सीजीएस सिस्टम में 1 सेकंड लियो तो इसको क्या कर दोगे 1 सेकंड ले लोगे। और इसका पावर देखो कि C का पावर, C का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे T लिखा गया ना, यहाँ पे T नहीं, यहाँ पे C होगा बाबू, यहाँ पर आप C लिखोगे, C इक्वल टू -2, ठीक है, C इक्वल टू -2 है। अब C के वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर दोगे, -2। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे देखो, ये है 36, ठीक है, केजी को क्या करना है कि आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर केजी को करोगे तो ये 1000 ग्राम बन जाएगा, और ये है 1 ग्राम, इसका पावर आ जाएगा 1 इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, इसका पावर 1 कर दोगे। यहाँ पर 60 सेकेंड है और ये दोनों सेकेंड में तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इसका बन जाएगा -2। अब इसको कैलकुलेट करो बाबू, इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ देखो ग्राम से ग्राम तो कट ही गया, यहाँ पर 1000 का पावर 1 मिलेगा तो 1000 ही हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा और 100 का पावर 1 है तो 100 का पावर हो जाएगा 1। यहाँ पर 60 सेकेंड का पावर -2 मिल रहा है, ठीक है, 60 सेकेंड का पावर -2 मिल रहा है, तो 60 सेकेंड का पावर -2 मिल रहा है, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, कितना, ये हो गया 36 गुना 1000 इंटू, अब ये पावर माइनस में है तो यह आ जाएगा 60 के पावर 2, तो यहाँ 60 गुने 60 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर दो ना, इसको कैलकुलेट करोगे, ये 0 से ये 0 2 कट जाएगा
और 6 छक 36, ये कट जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1000। आंसर 10 के पावर 3, 36 गुने 10 के पावर 5 कैसे आ रहा है ये बताओ। और बाबू यहां पर इसका पूछ रहा था आपको सवाल में इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ पर 1000 यूनिट भी लिख सकते हो और यहाँ पर डाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, डाइन भी लिख सकते हो, सीजीएस सिस्टम में जब कैलकुलेट किया गया तब। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को बन जाना चाहिए इस प्रकार से सवाल, क्योंकि ये सवाल जो है ये एकदम सिलेबस टू सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, इसमें आपको समझने की जरूरत है। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखो जितना अभी तक सवाल आपको करवाया गया वो सारे के सारे यूनिट नंबर 2 का सवाल बचा हुआ था। ठीक है, अब आते हम लोग यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट नंबर सेकंड में जल्दी से सवाल को यहाँ पे लगाते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछा हुआ है, और जो सवाल बताने वाला रहेगा उसको बताएंगे। ठीक है, जो सवाल नहीं बताने वाला होगा उसको स्किप करेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी आपको लिखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, बाबू वेक्टर का टाइप डिटेल में आपको समझाया गया, पढ़ाया गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सप्लेन ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन बताया गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी बताया गया, एंड पॉलीगोन लॉ ऑफ एडिशन भी बताया गया। यहाँ पे जितने भी आपको वेक्टर एडिशन का रूल बताया गया था उस सभी रूल से आपको सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए ये सब टॉपिक को आप स्किप मत करना, एक बार अच्छा से क्लियर करके जाना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना, अब ये सब कंप्लीट कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब में हम लोग को टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। देखो आगे देखो, एक्सप्लेन द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन भी आपको बताया गया। अब यहाँ पर कहोगे कि सर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो डेरिवेशन की जैसा है, तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो आप वो जिस प्रकार से आपको क्लास में करवाएगा ना, बाकायदा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तोड़ करके उसका रिजल्ट निकाला गया, तो उस प्रकार से आपको क्या करना है कि अलग अलग एंगल के बेस पे, जैसे 2-3 कंसेप्ट आपको बताया गया था, तो उन सारे कंसेप्ट को आपको उस प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब छोड़ दिए, यूट्यूब पे नहीं चल रहा था, छोड़ दिए, यूट्यूब पे छोड़ दिया, अब नहीं चल रहा है तो उसको अति कीजिए ना, चल रहा है, अच्छा उसको कीजिए कमेंट, इसको छोड़िए। हाँ, तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है बाबू कि टू वेक्टर्स, देखो टू वेक्टर्स सी एंड डी हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। यानी कि दो वेक्टर है सी एंड डी और दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तब कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तब रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। देखो ये कैसे कर रहा है, ये बाबू ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक वेक्टर है सी और एक वेक्टर है डी, एक वेक्टर है सी और एक वेक्टर है डी, और इन दोनों के बीच का एंगल है कितना 30 डिग्री। तब क्या कर रहा है कि आप रिजल्टेंट बताइए, आप रिजल्टेंट बताइए कि इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो आपको पता है ना, आपको पता है यहाँ पर कि जब दो वेक्टर इस प्रकार से किसी एंगल पे बना हुआ रहता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे मिलता है। तो अगर मान ली किसी ए और बी वेक्टर था तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता ना। तो यहां पर आप क्या करोगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू कॉस थीटा लगा दोगे। अब यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, सी का वैल्यू भी 5 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ कर दोगे 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ पे लगा दोगे cos 30, कितना लगा दोगे cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तब जाके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट होगा। ऐसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ आ जाएगा आपको 2 इंटू 25 इंटू √3/2, ठीक है। यहां से आप 25 अगर कॉमन करते हो तो 1 + 1, ठीक है, प्लस √3
3 मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे बाबू, ये मिल जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, डिफाइन करके इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। चलो यहां देखो आगे कह रहा है कि टू फैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। यहां देखो ये सवाल में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। इस सवाल में हम लोग हमेशा जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं बाबू तो दो वेक्टर के एडिशन का निकालते हैं। ध्यान सुनना, दो वेक्टर का एडिशन का निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि दो वेक्टर दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और तब आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस, वहां पे दोनों के डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालो, डिफरेंस का रिजल्टेंट निकालो। ध्यान से पहले सुनना, ध्यान से पहले सुनना। जैसे मान ली कि सपोज मान लो कि एक वेक्टर मान ली कि ए है, एक वेक्टर ए है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान ली कि आप ऐसे करते हो कि दोनों के बीच का डिफरेंस एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और ये क्या कर रहा है कि डिफरेंस निकालने की बात कर रहा है, डिफरेंस निकालने की बात कर रहा है। तो यहां पर आ जाओ आप इस प्रकार से। अगर मान ली किसी ये वेक्टर पहले से इधर रहा होगा, बी वेक्टर पहले से इधर रहा होगा, इसके बीच में कुछ भी एंगल है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। जब बाबू ये वाला वेक्टर जब यहां पर 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो यही बी वेक्टर बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो यहां पर कह रहा है इसके बीच का एंगल कितना बन जा रहा है, इसके बीच का एंगल बन जा रहा है 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेक्टर का आप डिफरेंशिएट बताइए। तो यहां पर यही करना है ना, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, इसी को तो आपको कैलकुलेट करना है, इसी का रिजल्टेंट तो निकालना है। तो देखो जब इस टाइप से आपको रिजल्टेंट निकालना होगा तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करके चलना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करके चलोगे। तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, ए का वैल्यू मान ली कि 3 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है और थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के डिफरेंस निकालना है। तो आप सीधा यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी वाला को क्या रखोगे, माइनस रखोगे, a2 कर दोगे यहाँ पे cos थीटा। अब यहाँ पे आपको साधारण फॉर्मूला ये बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस मिल जाएगा 2ab cos थीटा। अब देखो तो ये सिंपल सी फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को पुट कर दोगे तो यहां से आंसर मिल जाएगा, ए का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 माइनस 2ab cos थीटा। और cos थीटा की बात करोगे तो थीटा 60 है, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे बाबू कितना मिल जाएगा, 9 16 माइनस 2 इंटू, ठीक है 12 कर दो और cos 60 का वैल्यू 1/2 कर दो। ये 2 से 2 कटेगा बाबू, यहां से आपको मिल जाएगा 16 9 25, ठीक है 25 में से 12 जाएगा, ये मिल जाएगा √13। तो ये हो जाएगा √13 इसका आंसर। बाकी इसको आप निकाल लेना फ्रैक्शन में जितना भी आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल का जवाब बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, 24.5 कैसे आ रहा है बाबू, 24.5 √13 आएगा, √13 आएगा। ठीक है, चलो यहां देखो ये सवाल आपको बन जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। देखो स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है और वेक्टर प्रोडक्ट, जैसे कि आपको ए बी कॉस थीटा और ए बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट ग्राफिकली दिखा करके वहां पर एक्सप्लेन करने की जैसी बात कर रहा है तो आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल को लेकर के और वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। जैसी एक्सप्लेनेशन आपको डेरिवेशन वाले पार्ट में बोलता है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट में बोलता है, तो वहां पर आपको एग्जाम्पल लेने के लिए बोला जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। एक सवाल देखो और है, एक सवाल यहाँ पर 11 नंबर और है।
डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखो इन दोनों के बीच का वेक्टर ए दिया गया 3i माइनस 4j एंड बी दिया गया 2i माइनस 3k, और पूछ रहा है कि इसके बीच में कितना एंगल होगा, जरा एंगल बताओ। क्या ये एंगल बन जाएगा? क्या ये एंगल निकलेगा? बताओ। ये जो सवाल पूछा गया इस प्रकार से, क्या ये एंगल बनेगा, एंगल निकलेगा? और एंगल निकलेगा तो सारे बच्चे निकाल के दिखाओ इसका कितना एंगल निकलेगा। आई थिंक आपको बन जाएगा, और बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होना भी नहीं चाहिए। चलो इसको सोल्यूशन हम यहीं पे कर देते हैं, इसको ज्यादा कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम यहीं पे कर देते हैं। देखो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, जो बच्चे बना रहे हो बनाएंगे, जिनसे नहीं बन रहा होगा यहाँ पे ध्यान देना। ए और बी दिया हुआ है, आप कुछ मत करो, यहाँ पर ए डॉट बी प्रोडक्ट निकाल दो, ए डॉट बी प्रोडक्ट निकाल दो, दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। ए डॉट बी निकाल दो। सबसे पहले क्या करोगे कि आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे बाबू, आप ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, और ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप क्या करोगे, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे, ये आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, ये 16, अंडर रूट आपको मिल जाएगा 25, यानी कि 5 मिल जाएगा। बी का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आ जाएगा बाबू, यहाँ पे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे और प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, हाँ ग्राफिक्स का क्लास होगा बाबू, ग्राफिक्स का क्लास आप लोग का होगा, ठीक है, हम ये क्लास को एंड करेंगे, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा। बस यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप 10 मिनट और मान लो। यहाँ पर देखो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे बाबू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 9 और 4 13। अब जैसे बाबू ए और बी मिल जाएगा, तो ए और बी का प्रोडक्ट निकाल लोगे ना, मल्टीप्लीकेशन तो कर लोगे। जैसे आप ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कर लोगे यहाँ पर, तो आपको क्या लेके चलना है, लेके चलना है ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट लेके चलोगे तो आप क्या बोलते हो, ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है कि ए डॉट बी हमेशा स्केलर प्रोडक्ट देता है, यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट प्रोडक्ट में ला दोगे तो यहाँ पर दिक्कत होगा ही नहीं। बात समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है ना, यहाँ से आपको क्या करना है कि ए और बी को डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखो इधर में अगर आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हो, देखना इधर में, तो यहाँ से मिल जाएगा बाबू 3i माइनस 4j डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3k, ये हो जाएगा ना। और यहां से आपको मैग्नीट्यूड आ गया ए बी का, ए का आ गया 5 और बी का आ गया अंडर रूट 13, चलो अंडर रूट 13, और यहां लगा देंगे कॉस थीटा। अब जरा देखो तो आपको बताया गया है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान देना कि जो सिमिलर एक्सिस के मैग्नीट्यूड होगा, सिमिलर एक्सिस का यूनिट वेक्टर होगा, उसके साथ हमेशा वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, और अदर के साथ मिल जाएगा जीरो, अदर के साथ जीरो मिल जाएगा। और ये चीज आपको याद कैसे रहेगा, तो कॉस थीटा में कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, सॉरी कॉस जीरो का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0 मिलता है। इसके वजह से प्रोडक्ट ऐसे मिलता है। तो देखो यहां पर आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो आई को आई के साथ करोगे, आई को आई के साथ, बाकी देखो तो जे के साथ जे के साथ नहीं मिल रहा है, के को के के साथ नहीं मिल रहा है, तो बाकी सब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 3 दूना कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, और इधर से आ गया 5 गुना रूट थर्टीन इंटू कॉस थीटा। अब यहां से आप निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, कॉस थीटा निकाल दोगे, कॉस थीटा निकालोगे बाबू, यहां से आ जाएगा 6/5 इंटू रूट 13। जैसी कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा बाबू, तो आपको फिर क्या करना है कि थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स कर देना है, थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स कर देना है, और इतना कर दोगे वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, इतना कर दोगे वैल्यू निकल जाएगा।
नहीं -6 आप लोग क्या बता रहे हो, आंसर बताना कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा, आंसर बताना कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा। अब बताओ कि ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। और इस टाइप के देखो बाबू, इस टाइप के सवाल आपको सिलेबस पढ़ाते समय नहीं किया गया था एंगल निकालने के लिए, लेकिन हाँ वहां पे मल्टीप्लीकेशन हम लोग किए हुए थे और बहुत तरीके से किए हुए थे, अलग अलग तरीके से, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो उसके कंसेप्ट के और यहाँ पे यूटिलाइज करके आपको सारे कंसेप्ट को बनाना होगा, क्वेश्चन को बनाना होगा। चलो मेरे ख्याल से बन जाएगा। चलो कॉस थीटा जा रहा है 0.33। चलो बाकी आप लोग देख लेना। चलो यहाँ पर कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे देखो, आगे सवाल क्या कह रहा है यहां देखना। अगेन एक और सवाल है, देखो, ए फोर्स ऑफ 7I+6K न्यूटन मेक्स ए बॉडी मूव्स ऑन ए रफ प्लेन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 3I+4K मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेक्टर में दिया हुआ बाबू, कैलकुलेट द पावर इन वाट। पावर यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करना है। चलो इसको हम लोग यहीं पे करेंगे, ज्यादा दूर जाएंगे ही नहीं। देखो सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स यहां पर दिया हुआ है, तो ये एफ का वैल्यू दिया हुआ है बाबू, और ये दिया हुआ है वेलोसिटी, यानी कि ये वाला भी का वैल्यू दिया हुआ है, 3I+4K भी का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि पावर निकालना है इन वाट में। और पावर का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ रहे थे पावर, तो वहां पर हम लोग डेरिवेशन करते समय ये चीज कैलकुलेट किए हुए थे कि पावर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि पावर इक्वल टू मिलेगा फोर्स यानी कि एफ वी कॉस थीटा। तो अगर एफ वी कॉस थीटा है तो वहां पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो सिंपल से आप ये कर दोगे ना, आप पावर इक्वल टू क्या कर दोगे, एफ डॉट भी कर दोगे, यही तो करना है, एफ डॉट भी कर दोगे। अब यहां पर देखो तो एफ का वैल्यू है 7I+6K और भी का वैल्यू है 3I+4K। और अभी जस्ट हम बताए यहां पर कि जब डॉट प्रोडक्ट करना रहे, जब डॉट प्रोडक्ट करना रहे तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और के को के साथ करते हैं, क्योंकि और बाकी दूसरे के साथ वैल्यू 0 बन जाता है। तो देखो तो यहां पर अगर आप वैल्यू लेते हो, कैलकुलेट करते हो, तो कितना मिलेगा, 7 से 3 में करोगे 21 मिल जाएगा, प्लस 6 से 4 में करोगे 24 मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 45। तो 45 वाट इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा देखो तो ये पूछा हुआ 2014 में जरूर है, लेकिन इस टाइप के सवाल अभी भी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है 45। अब यहां आ जाओ 30 नंबर, द वेलोसिटी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी वेक्टर हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट, बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6, एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 15 यूनिट। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जरा इसको देखो तो, इसको अगर कैलकुलेट करते हो तो कह रहा है यहां पर कि ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो है 15 यूनिट, ठीक है ना, 15 यूनिट। तो इसका आपको एंगल निकालना है, तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है बाबू, ये होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और इधर से आ रहा है 15। यहां से आप निकालोगे साइन थीटा पहले, साइन थीटा, तो यहां से 15 बटा ए बी करोगे, ए का वैल्यू दिया गया 5 और बी का वैल्यू 6, तो यहां कर दोगे 5 गुना 6, ठीक है। अब निकाल दोगे थीटा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन इनवर्स लगा करके और ये 15 बटे, ठीक है, और 6 5 11 कर दोगे, ये वैल्यू मिल जाएगा थीटा का, यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। साइन 30, साइन 30 कहां से आ रहा है बाबू तुमको, अच्छा 6 बजे 30 है यार, ओह 6 बजे 30 है, हम यहाँ पे भी गलती हो गया, ये 6 बजे नीचे 30 हो जाएगा, हम जोड़ दिए इसको, तो ये बाबू मिल जाएगा कितना, ये मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और यहां से आ जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा। चलो 14 नंबर सवाल, डिफाइन फोर्स एंड मोमेंटम विथ इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो फोर्स एंड मोमेंटम आपको डिफाइन करना है, एसआई यूनिट उसका लिखना है और साथ में उसको डायमेंशन को लिख देना है। तो हम लोग डायमेंशन बहुत सारे कैलकुलेट किए हुए थे, तो मेरे ख्याल से फोर्स और मोमेंटम का भी किया गया होगा, तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल है,
एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी आपको एक्सप्लेन करवाया गया है, ये टू द पॉइंट आपको सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिक्वाइल ऑफ गन, रिक्वाइल ऑफ गन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखो बाबू, रिक्वाइल ऑफ गन में आप केवल लिखना मत कि रिक्वाइल ऑफ गन होता क्या, ठीक है, वहां पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लगा करके रिक्वाइल ऑफ गन का वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल रिक्वाइल ऑफ गन में थ्योरी लिख देते हैं कि जब गन से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो बुलेट एक समथिंग वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तो गन भी समथिंग वेलोसिटी से पीछे रिएक्शन देता है। तो बस उतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा करके वहां पर गन का निकालना पड़ेगा आपको वेलोसिटी, ठीक है, गन का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और ये वाले सवाल को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये ऐसे सवाल आपको इस बार पूछने के चांसेस बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ लास्ट, देखो लास्ट में क्या कर रहा है, 17 नंबर आया, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second along the straight line, collides with another body of mass 8 kg moving in the same direction with a velocity of 5 meter per second। यहां पर क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है कि 10 kg मास का बॉडी है जो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसी लाइन में एक और भी बॉडी मूव कर रहा था जिसका मास है 8 kg और जो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसके साथ ये टकरा जाता है, कोलाइड्स कर जाता है, ठीक है। यहां देखो, जैसे एक बॉडी ए है, ठीक है, 10 kg का, और एक बॉडी यहां पर बी है, ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये मूव कर रहा है बाबू 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही लाइन में जा रहा है, तो ये कभी ना कभी इसको जाके ठोक देगा, ये कभी ना कभी इसको जाकर के ठोक देगा, कोलाइड कर जाएगा। और जैसे ही कोलाइड करेगा तब कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी, वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर हैवियर बॉडी है, ये था बाबू 10 kg का, ये है 10 kg का, और ये है 8 kg का, तो हैवियर हुआ ए, हैवियर हुआ ए। उसके बाद हैवियर वेलोसिटी का, यानी कि हैवियर बॉडी का वेलोसिटी कॉलिजन के बाद बनता है, तो कॉलिजन के बाद बनेगा तो इसका वेलोसिटी आप भी से ले, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉडी, यानी कि बी बॉडी है, इसका आपको निकालना है v2 का वैल्यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो देखो, तो यहां पर m1 का वैल्यू हो गया 10 kg, m1 का वैल्यू 10 kg, यहां पर m2 का वैल्यू हो गया 8 kg, यहां पर 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी था, तो ये दे देगा e1, और 5 मीटर पर सेकेंड ये दे देगा e2। तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जानते हो ना, यहाँ पे लगा देना m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 प्लस m2 और v2। इसमें देखोगे बाबू तो सारा डेटा दिया है, अदरवाइज v2 को छोड़ करके, अदरवाइज v2 को छोड़ करके सब वैल्यू को पुट करके v2 निकाल दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, ये आसानी से बन जाएगा, ये आसानी से बन जाएगा। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे कह रहा है ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 kg। एक गन है जिसका वेट है 4 kg, ठीक है, और इस गन से 40 ग्राम के बुलेट को फायर किया जाता है, तब बुलेट का वेलोसिटी आता है 500 मीटर पर सेकेंड। तब कह रहा है कि कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है। तो जरा देखो, तो अगर यहाँ पे हम लोग ये मान ले बाबू, इसको ऐसे सोल्व करते हैं, गन का हम लोग मास m मान लेते हैं, गन का मास हम लोग m मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जनरल रूप से क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि जितना मोमेंटम गन के पास होगा उतना ही मोमेंटम किसके पास होगा, बुलेट के पास होगा। तो आप सिंपल क्या करोगे कि मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कर दोगे। आपको निकालना क्या है, यहां निकालना है मास, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द गन, यानी कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां से निकालोगे तो कैसे निकलेगा, बुलेट का मास इनटू बुलेट का वेलोसिटी और डिवाइड बाय यहां पर गन का मास कर दोगे। इतना कर दोगे, इसका आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप यहां पर बुलेट के मास लोगे तो 40 ग्राम को आपको 40
40 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गन का मास कितना में है, केजी में। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो जाएगा ना, यहाँ पर कैलकुलेट सारे बच्चे से हो जाएगा, इसको कर लेना, ठीक है। हाँ वही बात है बाबू, एम भी माइनस एम भी इक्वल टू 0 होता है, तो उसको उधर ले गए तो दोनों इक्वेशन बन जाएगा। अब एक है देखो 19 नंबर सवाल, करा कि एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ एग्जांपल। सर्कुलर मोशन को आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ में, ठीक है। एग्जांपल के साथ में सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान समझना, अब सर्कुलर मोशन अगर आपको सिंपली अगर केवल 4 नंबर में देगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन लिख करके, डायग्राम बना करके, और सर्कुलर मोशन को एग्जांपल आपको दे देना है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, उसको एग्जांपल आपको मेंशन कर देना है, और बाकी आप आगे लिखो, काम करो, उसमें कुछ नहीं करो, 4 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे आपको अगर यही सेम टू सेम सवाल अगर 6 नंबर का पूछता है, देखो आपको मार्क्स से कोडिंग वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर जैसे सवाल 6 नंबर में देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन लिखने के बाद वहां पे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सब को भी डिफरेंशियल वहां पे साथ में इंक्लूड करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तब जाके आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाके 6 नंबर का 6 मार्क्स का नंबर यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आपको कुछ कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको नंबर ऑफ यानी कि मार्क्स के बेसिस वहां पे लिखना पड़ेगा कि कितने मार्क्स का सवाल दिया गया, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, इसके बेसिस पे, ठीक है ना। चलो, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो चलो, आज ये जो हम लोग को था, यही इसी टाइप का सवाल यूनिट नंबर 2 में आपसे पूछेगा। और जो भी एक्स्ट्रा सवाल है, जैसे मान ली कि कुछ 2-4 क्वेश्चन हम लोग को एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, जो इसके अलावा पूछा हुआ है, अभी तक क्वेश्चन ऐसा मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो उसको भी यहाँ पे सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हम लोग को कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्टिव जो बचा हुआ हम लोग कर लेंगे साथ में। अब आप लोग का क्लास आगे चलेगा, ठीक है। तो चलो, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बाबू और क्लासेस आप लोग को चलेगा भी बाबू। 6 नंबर वाला 3 पेज में लिखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम 6 नंबर वाला तो कम से कम तो आप 1.5 पेज से 2 पेज में तो लिखोगे ही।